सेक्शन 9, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। अगर जो बॉन्ड की कंडीशंस थी उसको उसने ऑब्जर्व नहीं किया तब क्या होगा? बहुत सिंपल सी बातें हैं, पढ़ लीजिए। इफ द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, देखो बार बार अंडर सेक्शन 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉन्ड आपसे सेक्शन 4 में लिया जाता है। सेक्शन 3 में व्हेन यू आर रिलीज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन यू आर रिलीज्ड, चैप्टर एंड्स देयर। It is the case of section 4 only when the bond is taken from you. So here in every section you are seeing the under section 4, because this is the release of probation under section 4. आई बस में नहीं आई बात? चलें देखिए क्या, if the court which passes an order under section 4 in respect of an offender or any court which could have dealt with the offender in respect of the original offense has reason to believe, सिर्फ इतना समझिए, the court, any of these court has reason to believe क्या? On the report of a probation officer or otherwise, प्लीज ये ध्यान रखना, it is not necessary कि it is only on the basis of probation officer or otherwise, अन्यथा बस क्या है, कोर्ट को ऐसा विश्वास करने के आधार हैं, कोर्ट को ऐसा विश्वास करने के कारण है कैसा, that offender has failed to observe any of the conditions of the bond, कि इन्होंने जो बंद पत्र दिया था, बॉन्ड दिया था, उसकी किसी भी शर्त का इसने उसको पालन करने में वह असफल रहा है। समझे? समझ में नहीं आती? तो नाउ कोर्ट इज सेटिस्फाइड व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद वन और अदर कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। देन क्या होगा? इट में इशू ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट, वो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू कर सकती है। भाई ये ध्यान रखना, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। If court is satisfied, then what is the consequence? It may issue a warrant for his arrest or may, if it thinks, issue a summons to him and his sureties. So see, don't jump into the conclusion that in every case court will issue the warrant. Court may issue warrant of arrest, court may issue summons as well to call them, and it may be to him, it may be to him and his sureties, got it, requiring him or them to attend before it at such time as may be specified in the summons. तो this is the consequence. क्या बात समझ में आई? कोर्ट को ऐसा लगा, कोर्ट को समाधान हुआ, किसके आधार पर समाधान हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, सही है, और अदरवाइज कि ही हैज ऑफ एज ए ऑफेंडर यू हैव वायलेटेड वन ऑफ द वन छोड़िए कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। देन भैया कंडीशन क्यों बॉन्ड की? इधर अरेस्ट हिम और इशू ए समन्स टू हिम। तो इट विल डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द कंडीशन, किस कंडीशन का वायलेशन किया आपने। सपोज कीजिए देयर वाज वन ऑफ द कंडीशन दैट यू विल नॉट लीव द कंट्री विदाउट परमिशन, एंड नाउ यू आर वायलेटिंग दैट, इट्स ए सीरियस काइंड ऑफ वायलेशन। कल को आप बहुत सारी पर्सनैलिटीज आप जानते हैं कितने भागे थे इससे, है कि नहीं है? तो दिस में बी ए सीरियस काइंड ऑफ वायलेशन, देन कोर्ट में इशू वारंट फॉर हिज अरेस्ट। बट इफ इट इज ए ट्रिफलिंग कि ही वाज सपोज टू अटेंड द पुलिस स्टेशन ऑन एवरी मंडे वो करना था, लेकिन मंडे की जगह वो ट्यूसडे वेडनेसडे आया है, तो वो ट्रिफलिंग वायलेशन है, उसके लिए जरूरी नहीं पहले उसको अरेस्ट किया जाए। ही मे बी कॉल टू अपीयर कि भाई क्या है, क्या मतलब, क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स में जो आएगा वो ध्यान रखना कि डोंट जंप इनटू द की भी इट इन एवरी कंडीशन वारंट विल बी इशूड। नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। वारंट में बी इशूड और इट मे बी द केस ऑफ समन्स। कर लेंगे, बढ़े आगे। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है आप लोगों ने। The court before which an offender is so brought or appears may either remand him to custody until the case is concluded or may grant him bail. Now court क्या करेगी? देखो इसकी हेडिंग देखो क्या थी, प्लीज सी द हेडिंग। सेक्शन 9 की हेडिंग देखो, यहां से समझ में आएगा आपको क्या शब्द लिखा हुआ है। प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी कब? इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड, बंध पत्र की जो शर्तें हैं उनके वॉलेशन पर, उनके उल्लंघन पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया सामने आ रही है। पहले प्रक्रिया क्या हो गई? इधर
अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट और समन्स। अब इन दोनों का असर क्या होगा, अरेस्ट करके भी या समन से भी, द ऑफेंडर विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, है कि नहीं है। अरेस्ट हुआ तो पुलिस अथॉरिटी लाकर लेकर आएगी उसको, और समन है तो खुद आ जाएगा। नाउ द एक्यूज दैट ऑफेंडर हैज अपीयर्ड। अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसको रिमांड करके कस्टडी भेजो या उसको बेल पे छोड़ दो। अगेन, मे ग्रांट हिम बेल विद और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर ऑन द डेट विच इट मे फिक्स फॉर हियरिंग, कि अब आप बेल जमानत पर आओ और फिर उस डेट पर प्रस्तुत होना है। यहाँ पर पहले ध्यान रखना, दिस बेल इज डिफरेंट, ही वाज नॉट रिलीज ऑन बेल, he was released after he was found guilty and he was released on bond। पहले उसको बंद पत्र पर छोड़ा गया है, किसी बेल पर नहीं छोड़ा गया उसको। यहां पर जमानत ली जा रही है उसकी। अब he will be released here on bail now, समझे आप, केवल बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जा रहा है उसको, या तो उसको रिमांड टू कस्टडी और he will be released on bail। हाँ है ना, समझ नहीं आपको। Third, if the court after hearing the case is satisfied that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bonds entered into by him, it may forfeit। अभी तक देखो क्या था, अभी यहाँ पे लाइन देखो, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे क्या है, आफ्टर द हियरिंग ऑफ द केस। इससे पहले मैंने क्या कहा आपको कि उसको बेल ले ली जाएगी और क्या कहा जाएगा, टू अपीयर ऑन द डेट विच इट मे फिक्स फॉर हियरिंग। सुनवाई के लिए जो नियत तिथि है उस दिन आप प्रस्तुत हो गए। अब सुनवाई होगी, किस पॉइंट पर होगी सुनवाई, ऑफेंस पर नहीं हो रही है, क्योंकि ऑफेंस के तो पूरी पहले आ ही चुके, यू आर फाउंड गिल्टी। हियरिंग किस पॉइंट की होगी, हियरिंग इस पॉइंट पर होगी कि वेदर ही हैज वायलेटेड द कंडीशंस ऑफ बॉन्ड और नॉट। तो ये जो दो पहला सेटिस्फैक्शन है, डोंट गेट कंफ्यूज, प्लीज सी दिस। इफ द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और अदरवाइज दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। यहां पर जो सेटिस्फैक्शन है कोर्ट का, जो रीजन है वो प्राइमा फेसाई रीजन है, ऐसा विश्वास करने का आधार है कि इसने कंडीशंस का वायलेशन किया है। अब इसलिए हमने इसको इधर थ्रू वारंट और थ्रू समन अपने सामने बुलवा लिया। अब होगी हियरिंग, एक पक्ष कहेगा कि नो ही वायलेटेड द कंडीशंस, और ऑफेंडर क्या कहेगा, ही विल प्रोड्यूस सम एविडेंस इन हिज फेवर, इन हिज डिफेंस। ऐसे में नहीं यही बात है। तो अब ये जो लाइन आ रही है ये आफ्टर हियरिंग की, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग इज सेटिस्फाइड, तो यहां पर जो कोर्ट का सेटिस्फैक्शन है वो आफ्टर हियरिंग है, जो कि क्लॉज 1 में अलग था, हैज रीजन टू बिलीव। दोनों का अंदर समझाया नहीं आया आपको अभी, वहां पे केवल प्राइमा फेसाई रीजंस हैं, यहां पर आफ्टर हियरिंग, आफ्टर एविडेंस समझ उसका सेटिस्फैक्शन हो रहा है कोर्ट का। क्या, दैट ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड, कि यहां पर उनको लग गया कि नहीं, नो इट इज ऑन रिकॉर्ड, नाउ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट यू हैव वायलेटेड द टर्म्स ऑफ बॉन्ड। आफ्टर हियरिंग मींस बोथ पार्टीज को, देन व्हाट कैन बी द क्वेश्चन, इट मे फोर्थ विद सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। फिर तत्काल उसको फिर जो ओरिजिनल सब जो सेंटेंस था उसके लिए उसको जेल भेजा जा सकता है, सेंटेंस सजा सुनाई जा सकती है। समझे आप नहीं आई। और वेयर द फेलियर इज ऑफ द फर्स्ट टाइम, पहला बार है फेलियर है, देन विदाउट प्रेजुडिस टू द कंटिन्यूअंस इन फोर्स ऑफ द बॉन्ड इम्पोज हिम ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। प्लीज हाईलाइट दिस, कितनी पेनल्टी लग सकती है साहब, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। कब, फर्स्ट टाइम में उन्होंने जब कंडीशंस को वॉयलेट किया है। बोलो हाँ है ना। तो ये समझिए आप लोग, दोनों के कॉन्सिक्वेंस अलग हैं। व्हेन प्राइमा फेसाई केस में क्या हुआ था, कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज वॉयलेटेड
उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था, वारंट और समन, है कि नहीं है। आफ्टर हियरिंग के सेटिस्फेक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है, फोर्थ विद तत्काल सेंटेंसिंग फॉर द ओरिजिनल सेंटेंस, और अगर वो फर्स्ट टाइम है तो मैक्सिमम 50 रुपीज की पेनल्टी। कर लेंगे अब, बढ़िया गए। नेक्स्ट फोर्थ, if the penalty imposed under clause B of subsection 3 is not paid within such period as the court may fix, the court may sentence the offender for original offense। अगर 50 रुपए तक की पेनल्टी भी नहीं भर पाए तब फिर कोर्ट को पावर मिल जाती है कि भाई ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको सेंटेंस कर दिया, सजा दे दीजिए उसको। बढ़े आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 9। 10, सेक्शन 10 यू कैन लीव इट, नो प्रॉब्लम इन दैट। सेक्शन 11 पर आइए आप लोग। कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर्स ऑफ द कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। देखिए क्या कहते हैं, notwithstanding anything contained in the code or any other law, an order under this act may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment, and also by the high court or any other court when the case comes before it on appeal or in revision। तो सिर्फ इतनी सी बात है सेक्शन 11 में, का मतलब ये है कि ये जो ऑफेंडर्स एक्ट को है, सेम पावर इज एंजॉयड बाय द अपीलेट कोर्ट एंड द सेम पावर इज एंजॉयड बाय द रिविजनल कोर्ट। वैसे कोर्ट अगर मैटर कोर्ट किसी भी कोर्ट के सामने अपील में आ गया है, वो भी ऐसे ऑर्डर पास कर सकते हैं 3 और 4 के, और रिवीजन में है तो वो कोर्ट भी, रिवीजनल कोर्ट्स भी ऐसे ऑर्डर पास कर सकती हैं। वेरी सिंपल। कुछ समझाना है इसमें मनु? हर चीज में लंबा लंबा लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। Notwithstanding anything contained in the code where an order under section 3 or section 4 is made by any court trying the offender other than a high court, an appeal shall lie to the court, देखो क्या है, to which appeals ordinarily lie। कुछ खास है नहीं इसमें, छोड़ दीजिए इसको, leave it। 3 पर आइए बस, ये सब क्लॉज 3 पर। This is important actually। In any case where any person under 21 years of the age, अभी 21 years of the age के लिए कौन सा सेक्शन आया था पीछे में? अभी पढ़ाया मैंने, बोलो सेक्शन 6 में, ठीक है ना। सेक्शन 6 was only for the 21 years। Now again this clause of section 11 की 3 है ना। देखो क्या है, in any case where any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offense and the court by which he is found guilty declines to deal with him under section 3 or 4 and passes against him। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए घिचपी से बचाता हूं पहले। सी द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन डील किया जा रहा है? इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 years of age is found guilty of having committed an offense। ठीक है, 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, सही, एंड the court by which he is found guilty declines to deal him under section 3 or 4। आप क्या क्या देखो, सेक्शन 6 में भी देखा था ना हम लोगों ने, सेक्शन 6 दिखाता हूं आपको, देखोगे रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 years of age। वहां पे ये था ना कि डायरेक्शन थी कि कोर्ट शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट, और अगर इनको देख करके सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर को देखते हुए अगर ये डिसाइड करते हैं कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में डील नहीं करना है तो रिकॉर्ड रिवीजन करेंगे। अब यहां पर क्या है, इसको कनेक्ट कीजिए इससे, प्लीज कनेक्ट दिस सेक्शन 6 विद सेक्शन 11(3) कि कोर्ट को ये लग गया कि दिस कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, nature of the offense, he should not be dealt under section 3 or 4। सही है। then
एंड पासिस अगेंस्ट हिम एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन, रीजन से रिकॉर्ड कर दिए एज पर सेक्शन 6, तब क्या होगा? लेकिन खास बात क्या है? इन दिस केस फ्रॉम विच नो अपील लाइज और इज प्रेफर्ड, या तो अपील होती नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है, या अपील प्रेफर नहीं की गई। क्या समझ में आ रही बात? ऑफेंडर की एज कितनी है? 21 साल से कम। दूसरी बात, ही इज फाउंड गिल्टी। थर्ड, कोर्ट डिसाइडेड नॉट टू गिव हिम बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट ईदर देयर इज नो अपील अगेंस्ट दैट सेंटेंस और अपील हैज नॉट बीन प्रेफर्ड। समझ में आ गई सिचुएशन? अब क्या होगा? देन नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, कोड का मतलब क्या है? सीआरपीसी, और एनी अदर लॉ द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट मे ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट by the convicted persons or the probation officers call for and examine the record of the case and pass such order their own as it thinks fit। very very extraordinary power है ये, आप समझिए इसको, समझे? देखिए क्यों, इसको ढंग से देख लीजिए, और अच्छा कर दिया आपके लिए मैंने। ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, कौन सी कोर्ट? जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील जाती है ऑर्डिनरी सेशन कोर्ट को, सेशन कोर्ट से ऑर्डिनरी अपील जाती है हाई कोर्ट को। तो इसको समझिए, द कोर्ट, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज सी दिस। यहां से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में आपके लिए। द कोर्ट टू विच अपील्स ordinarily lie from the sentences of the former court, जिस कोर्ट ने उसको सेंटेंस किया था उस कोर्ट से जो सामान्यतः अपील जाती हैं, इस केस में अपील नहीं जा रही है बस, क्योंकि या तो अपील इस केस में होती नहीं है, पैटी ऑफेंस में आ रहा है, पैटी केस में आ रहा है ना, या अपील प्रेफर नहीं की गई, लेकिन सामान्यतः इस कोर्ट से उस कोर्ट में अपील जाती है। तो ऐसी कोर्ट क्या क्या कर सकती है और कब कब कर सकती है ये देखना है। ईदर ऑन इट्स ओन मोशन, या तो स्वयं कोर्ट खुद ही स्व मोटो, वेरी वेरी, अब सोचो कितनी इंपॉर्टेंट पावर है, वाइड पावर्स मिल गई है। और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कन्विक्टेड पर्सन, या जिस व्यक्ति ने कन्विक्ट है उसकी एप्लीकेशन पर, या प्रोबेशन ऑफिसर्स पे। कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द केस, उस केस के रिकॉर्ड को बुला सकती है, मंगा सकती है, एंड पास सच ऑर्डर देयर ओन एज इट थिंक्स फिट, कि उसमें जैसे ऑर्डर करने चाहिए वैसे ऑर्डर कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझ लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको ले लेता हूं मैं, आपने कोई ऑफेंस किया है ना, एक मिनट दोबारा दिखाता हूं उसको, जरूरी दिखाना आपके लिए। 21 ईयर्स का 21 ईयर से कम का अपराधी है, सही, उसने एक अपराध कर डाला, वो सिद्ध भी हो गया। अब कोर्ट के सामने आया, क्वेश्चन क्या आया कि इसको सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का लाभ देना है या नहीं देना है। सेक्शन 6 के हिसाब से उसको लाभ देना चाहिए, उसको सेंटेंस नहीं करना चाहिए, सजा नहीं देनी चाहिए, सही है। लेकिन कोर्ट को ऐसे लगा कि इन 3 ग्राउंड्स पर, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, इट इज नॉट द फिट केस दैट ही ऑफेंडर शुड बी गिवन बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3 और 4। ये ऐसा मामला नहीं है जहां पर इस व्यक्ति को, भले ही इसकी उम्र 21 साल से कम है, इसको वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। देन द कोर्ट विल पास द सेंटेंस एंड रिकॉर्ड द रीजंस एज पर सेक्शन 6। सेक्शन 6 की कंप्लायंस कर देगी और रिकॉर्ड रीजंस को रिकॉर्ड करेगी, सही है। अब मामला आया उसकी अपील का। अब वो व्यक्ति को प्रोबेशन में छूटना चाहिए था, बेचारा नहीं छूट पा रहा, तो या तो अपील में चला जाए, है ना, लेकिन अपील उसने प्रेफर नहीं करी, गया ही नहीं अपील में वो,
या वो केस ऐसा था कि उसमें अपील थी ही नहीं, तो ऐसे केस में फिर क्या हो, उस व्यक्ति का कन्विक्शन तो फाइनल हो गया, सजा भुगतनी पक्का हो गई उसके लिए, तो अपील वो कर नहीं पाया बेचारा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए खासकर केस जनरल नहीं है, अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, ये ध्यान रखना। इसी व्यक्ति के लिए, इस उम्र के उसके लिए यहां से क्वेश्चन आएगा कि इनके लिए एक सेफ गार्ड, एक बेनिफिशियल प्रोविजन यहां बना दिया गया है कि वो जो कोर्ट जिसमें अपील जाती है वो कोर्ट या तो स्वयं ऑन इट्स ओन मोशन, या तो स्वयं या फिर कन्विक्टेड पर्सन की या प्रोबेशन ऑफिसर की, इनमें से किसी एक की भी एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड ऑफ द केस को मंगा लेगी, उस केस का जो रिकॉर्ड है उसको मंगवा लेगी और उसको जैसा ऑर्डर सही लगेगा वैसा उसमें वो पास कर सकती है। ये जनरल बात होगी, यानी कि उसको प्रोबेशन पे भी छोड़ा जा सकता है। और तो खास बात क्या है जो आपको प्रेजेंट में घुमा सकती है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया, ऑन इट्स ओन मोशन भी कोर्ट एक्ट कर सकती है। और ये कौन सी कोर्ट है? द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट। ये जो फॉर्मर कोर्ट कौन सी हो गई? जिसने सेंटेंस पास किया, जिसने गिल्टी फाउंड किया, जिसने सजा दी, उस कोर्ट से सामान्यतः जिस कोर्ट में अपील जाती है, समझे बात, वो कोर्ट ऐसा कर सकती है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज रेज। क्लॉज 4 पर आइए, प्लीज सी क्लॉज 4। वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 3 का मतलब क्या है? रिलीज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। देखिए मैं इतना रिपीट करवाता हूं आप लोगों को ताकि मुझे लगता नहीं बहुत याद करने की घर पर जरूरत रहती होगी आप लोगों को। सेक्शन 3 में ऑर्डर कौन सा है? रिलीज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। और सेक्शन 4 यानी कि रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड फॉर मैक्सिमम 3 years। ये तो था, है ना? इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर, एन अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट इन द रिवीजन may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law। ये भी हो सकता है कि अपीलेट कोर्ट हो या हाई कोर्ट रिवीजन में जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का लाभ दिया गया है ऑफेंडर को, वो खत्म भी किया जा सकता है। वेरी ट्रू, हो सकता है ऐसा, सही है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई है कि तो इट कैन बी रिवर्स्ड। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर अगर ऑर्डर हो गए, दैट ऑर्डर्स कैन बी रिवर्स्ड इन अपील और इन रिवीजन बाय द हाई कोर्ट, बाय द अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट में भी हाई कोर्ट, अपीलेट कोर्ट में भी सेशन कोर्ट, अपीलेट कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट, सही है। और द हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन। तो यहां ये ध्यान रखना, वेदर द सेशन कोर्ट कैन रिवर्स इट इन रिवीजन, नो। इस रिवीजन पावर हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम सेशन कोर्ट को भी है, लेकिन इस एक्ट में उन्होंने स्पेशली क्या मेंशन किया है? और द हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन में सेट असाइड। तो सेशन कोर्ट एज ए अपीलेट कोर्ट तो कर सकती है, सेशन कोर्ट इन रिवीजन नहीं करेगी। आई बस में नहीं आई, ये बेरेक की टेक्निकल लैंग्वेज से सबसे निकालना पड़ेगा आपको, कर लोगे? अब आगे देखिए, यहां से क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट इन रिवीजन शैल नॉट इन्फ्लिक्ट ए ग्रेटर पनिशमेंट देन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय विच द ऑफेंडर वाज फाउंड गिल्टी। समझे आप? हाई कोर्ट की सेंटेंसिंग पावर अनलिमिटेड है, सेशन कोर्ट की भी अनलिमिटेड है कि नहीं है? सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, है ना? लेकिन यहां पे क्या है कि जो लोअर कोर्ट है उसने आपको सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का लाभ दे दिया, मैटर वेंट इन अपील। नाउ अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट इन रिवीजन वांट टू रिमूव, वांट टू डन अवे द रिलीफ सेक्शन 3 और 4 का, उसको सेंटेंस करना है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहे हैं कि आप कितने, कौन सा सेंटेंस दे सकते हैं? ये है ना, देखो ये मे सेट असाइड सच ऑर्डर इन ल्यू देयरऑफ पास सेंटेंस ऑन सच अकॉर्डिंग टू लॉ, कि कोई भी उसको आप सजा दे सकते हो। तो कितनी सजा दे सकते हो? नोट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट ए ग्रेटर पनिशमेंट देन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय विच द ऑफेंडर वाज फाउंड गिल्टी। जिस कोर्ट ने उसको दोषी पाया था
जिस कोर्ट ने उसको दोषी पाया था वो कोर्ट जितना पनिशमेंट दे सकती थी उससे ज्यादा आप नहीं दोगे, भले ही आप हाई कोर्ट हो, भले ही आप कोर्ट ऑफ सेशन हो। आई बात समझ नहीं आई आपको? तो यहां से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आता है। कर लेंगे आप? तो दिस इज ए लिमिटेशन। कर लेंगे? रेज हैंड इफ यू गुड।